होता है ना कि भाई एक कॉन्फिडेंस जरूरी है सर। 90 के ऊपर भी आ सकते हैं, आउट ऑफ भी आ सकते हैं सर। कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या है, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए? हमने उसका ट्रिक है 1-2 का 4, 4-2 का 1। माय नेम इज लखन। क्या आपको लगता है 90 के ऊपर भी आ सकते हैं इस समय भी? जैसे हमारे पास है आदि ने सिंड्रेला को दिया रेड फ्लावर। बायोलॉजी की लेंथी चैप्टर जैसे रिप्रोडक्शन है, इकोलॉजी है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी है, को स्मार्ट तरीके से कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? हमारा कल्चर ये बोलता है सर, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। जी फॉर गन्ना ग्रेप गोभी, तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं यार गन्ना ग्रेप गोभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सीधा जिब्बरलिन टिक करके आ जा, कोई टेंशन नहीं है। एसटीसीटी बायोलॉजी सेक्शन में स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट ने कौन सी स्टडी प्लान फॉलो करना तो चाहिए? इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आप पहले कभी नहीं रहने वाले हो। जिब्बरलिन है, गब्बर याद रखो। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी, सर आपने मैथ्स का लिया है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मराठी सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सर बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों नहीं ला रहे हो? तो आज बायोलॉजी का आपके लिए मैं पॉडकास्ट लेके आया हूं, जो कि आपकी बार 90 पार का जो वादा है उसको कैसे नंबर को स्कोर कर सकते हो, कैसे आपके नंबर बढ़ सकते हैं, इसी के लिए इस सेशंस को अरेंज किया जा रहा है। और साथ में इस सेशन में आपको इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस लिख के देने वाले हैं सर। आप आपकी नोटबुक या टेक्स्ट बुक लेके बैठना सर, जो चीज़ें बता रही हूँ उसके ऊपर आप टिक मार भी कर सकते हो। साथ में सर बताएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप करे। बच्चों को लग रहा है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा था, सीईटी की तैयारी कर रहा था, या जो भी कारण है, मेडिकल रीजन हो सकता है, किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, बराबर पढ़ाई नहीं हो चुकी है, और इस समय हम लोगों को कोई हेल्प करने वाला बंदा होना चाहिए। तो बच्चों इसीलिए इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे हमारे जो गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। महेश देशमुख सर है, बायोलॉजी पढ़ा रहे 10 साल से। 10 साल ना सर? यस सर। यस 10 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहे। और साथ में आपको बता दूं कि सर एक डीसीबी नाम की कोचिंग है छत्रपति संभाजी नगर में, उस्मानपुरा में, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट लाते हैं सर हमेशा। तो हम बातें तो करेंगे सर के साथ, और बहुत सारी चीज़ें ऊपर निकालने वाले हैं, लेकिन होता है ना कि भाई एक कॉन्फिडेंस जरूरी है सर। इस समय एग्जाम के समय कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या है, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसके ऊपर कुछ बच्चों के सवाल है हमारे पास, उस सवाल को भी हम लोग लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर सवाल इम्पॉर्टेंट ये है कि सर इस समय ऐसा है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो चुकी बच्चों की, और दिन बहुत कम है, राइट, लेकिन ड्रीम तो बड़ा देखते हैं सर हम। सही बात है। आपकी बार 90 पार। यस। क्या आपको लगता है 90 के ऊपर भी आ सकते हैं इस समय भी? 90 के ऊपर भी आ सकते हैं, आउट ऑफ भी आ सकते हैं सर। मतलब 100 आउट ऑफ 100? यस, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि बायोलॉजी में अगर आप एक बार भी टेक्स्ट बुक अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो, और सर इतना टाइम बच्चों के पास ज़रूर है क्योंकि 15 चैप्टर्स है। एक चीज़ है सर, हम लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज हुए हैं। कम से कम मामलों को लेके गढ़ जीतना हमें उन्होंने सिखाया। वैसे ही कम से कम समय में अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी अगर बनाते हो तो गारंटी के साथ सर बायोलॉजी में मार्क आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 15 चैप्टर पढ़ने बेटा आपको, और उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं नया अलग सा कुछ। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि बच्चे बहुत बार सीईटी या नीट की तैयारी करते हैं जैसे आपने बोला है। तो मेरा ये गारंटी है कि जो बच्चा सीईटी और नीट के लिए प्रिपेयर करता है, उसने अगर एक बार अच्छे से स्टेट बोर्ड का बुक अगर देख लिया तो ज़रूर वो मार्क लेके आ सकता है सर, गारंटेड। मुझे तो इस बात से ऐसा लग रहा है सर, आपका कॉन्फिडेंस देख के बायोलॉजी का प्रमोशंस कर रहे हैं आप। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है बोल के।
सही है, सही है। तो 100% मुझे भी लगता है आपका इतना नहीं, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस देख के बिल्कुल सर, yes। बच्चों आपको भी कमेंट में लिखना है कि हाँ सर हमको कॉन्फिडेंस आना चाहिए और हमको भी 100 आउट ऑफ 100 वाले प्रेजेंट ही देंगे यहाँ पे नीचे Yes। कमेंट में कि सर आपकी बार 90 पार नहीं 100 आउट ऑफ 100 मैं 90 बोल रहा था। सर का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और सर भाई बहुत बड़ा झंडा लगाते नीट में भी मुझे पता है। सर नीट में कितने आए थे टॉप आपके बच्चे? सर हमारे नीट में 360, 355, 350 ऐसे मार्क लेके आने वाले बच्चे हैं। और मैं आपको इस बार की चीज़ बताता हूँ सर, हमारी एक बैच 80 बच्चों की होती है। ओके। और उसमें से मेरे पास मतलब जब बच्चे आते हैं कि सर मेरे इस टेस्ट में 340 आए, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेटा तेरे को भी मेरे बैनर पे जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारा रिजल्ट इतना बढ़िया है। और हम लोग ये बताते हैं कि सिर्फ 20 बच्चों का रिजल्ट लगेगा बोर्ड पे, तो जो पहले 20 होंगे उन्हीं का लगेगा। तो बहुत बार बच्चा ऐसे 330 लेके आने वाला बच्चा आउट ऑफ 360 हमारे सामने ऐसे मुंडी नीचे करके सर इस बार 330 ही आए। और उसमें भी हम लोग बोलते हैं कि अरे सिर्फ 330, तू क्या कर रहा है, क्यों, कौन सा तूने गलती किया है, कि तूने चेक किया क्या, कौन से टॉपिक तेरा वीक रह गया था, क्यों तेरे कम आए। तो हम सर, मैं इसलिए आपको 100 आउट ऑफ 100 बोला, बेटा हमेशा सपने ऐसे देखो जो टॉप के होने चाहिए। वो लोग मतलब आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखो सर, कि कॉमन एंड अनकॉमन उसमें एक बेसिक फर्क होता है। वैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, यार मैं पहले 5 में रहने वाला हूं, तो इसका मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आप पहले कभी नहीं रहने वाले हो। यस। तो हमेशा ये सोचो कि मैं फर्स्ट रहने वाला हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। देखो आप आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोचोगे ही नहीं तो ये गलत है सर। अच्छा, तो सोचना मतलब पहली सोच होनी चाहिए मुझे 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेना है सर। सबसे इंपॉर्टेंट सोच होती है। आप पहले सोचोगे, फिर काम करोगे, फिर रिजल्ट आएगा। आप अगर सोचोगे ना, आपने सोचा यार मैं पहले 5 में आने वाला हूं, तो आप इमेजिन करते हो यार मेरी क्लास में, हाँ मैं 5th तो आ गया ना, तो टारगेट बड़ा रखो। टारगेट छोटा मत रखो और वो टॉप का रखो। सही है सर, लेकिन कुछ बच्चों के सवाल है उनको भी थोड़ा सा हमको आगे बढ़ाना है सर। बिल्कुल। चलिए सर, सबसे पहला सवाल है, एचएससी बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए स्टूडेंट को आंसर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन पे कैसे फोकस करना चाहिए? देखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो जैसे मैंने आपको, हमारी शुरुआत ही 100 आउट ऑफ 100 से हुई है बेटा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, फिर उसके आंसर्स होते हैं। बायो में थ्योरेटिकल आंसर्स ज़्यादा होते हैं बेसिकली। तो बायो में अगर हम लोगों को कुछ दिखाना है तो हमें क्या हमारे हाथ में है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा हमारे डायग्राम्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी आंसर्स में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होने चाहिए हमारे। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन आया है कि आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो मेरा सोच ये है कि आपने सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का अगर क्वेश्चन आया है तो ऊपर एक मस्त बॉक्स बनाओ, उस बॉक्स में डीएनए का स्ट्रक्चर निकालो जो वाई शेप लगता है हम लोगों को, रेप्लिकेशन फोर्क अपन बोलते हैं उसको। फिर उसके नीचे मस्त लाइन लिखो कि यह स्ट्रक्चर किसका है, रेप्लिकेशन फोर्क। फिर वहां से शुरू करो कि रेप्लिकेशन में कुछ स्टेप वाइज चीजें होती है। तो जैसे पहला स्टेप एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को आप अंडरलाइन करो। फिर उसके नीचे दूसरा पॉइंट आएगा ओरिजिन, फिर उसे अंडरलाइन करो। अब उसमें भी आप लोग लिखोगे प्रोकैरियोट का ओरिजिन एक होता है, यूकैरियोट का एक से ज्यादा होता है। ऐसा कंपैरेटिव और हाईलाइट करके एक एक पॉइंट। मान लो मैं एक एग्जामिनर हूं, अब मैं तो बहुत आलसी आदमी हूं, अब मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्या देखूंगा बच्चे ने क्या क्या लिखा है, पूरा आंसर पढ़ने को सर इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन मैं अगर डायग्राम देख लो, अरे बच्चे ने डायग्राम तो बहुत सही निकाला है, यस, पॉइंट सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसने। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिखा है, ओरिजिन लिखा है, अनवाइंडिंग लिखा है, प्राइमर सिंथेसिस लिखा है और सिंथेसिस लिखा है, बस खत्म बात। ये जो इंप्रेशन पड़ता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। करेक्ट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा
तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में एक आइडिया सेट होनी चाहिए कि यार मैं इसका आंसर कैसे फ्रेम कर रहा हूं, मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वो बहुत इसी से जरूरी एक सवाल है सर, जैसे कि मुझे किसी हार्ट का स्ट्रक्चर समझो, मुझे नॉलेज है, यस, तो मेरी ओन लैंग्वेज में लिखा तो चलेगा क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल चलेगा, लेकिन उसके जो हाईलाइट करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब देखो मैं जैसे बोल रहा हूं कि अनवाइंडिंग ये एक वर्ड है, और इसको अगर मेरी भाषा में मुझे बोलना है कि मैंने डीएनए हेलिक्स को ब्रेक किया है, तो आप ऐसा मत लिखो ब्रेकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये ऐसा नहीं। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। वो साइंटिफिक जो वर्ड है उसको जरूर याद रखिए, यस, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइंस में आप अपने भाषा में जितना रिप्रेजेंट करोगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, मतलब उससे अच्छे नंबर आने की बहुत ज्यादा चांसेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है सर, बायोलॉजी की लेंथी चैप्टर जैसे रिप्रोडक्शन है, इकोलॉजी है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी है, को स्मार्ट तरीके से कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, इसके लिए आपसे हम टिप्स चाहते हैं सर। यस, देखो बेटा, हर मैच को जीतने के लिए हमारे पास अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। यस, जैसे बच्चे आप लोग बहुत क्रिकेट देखते हो, अभी तो 2020 का आईपीएल का ज़माना है। हर क्रिकेटर का कोई स्ट्रेंथ होता है, कोई वीकनेस होता है। वैसे बेटा सिलेबस में आपको 15 चैप्टर है, हर चैप्टर की खुद की एक खासियत है। जैसे आपने इनहेरिटेंस वेरिएशन देख लिया, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देख लिया, आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपका टॉपिक है, प्लांट वाटर रिलेशन है, ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। ओके, तो इन चैप्टर्स की केस में आपका प्रिपरेशन का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि मेरा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, उसकी जगह पे अगर आप ओरिजिन एंड इवोल्यूशन देख रहे हो, आप इकोसिस्टम की बात कर रहे हो, आप बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंटल इश्यूज की बात कर रहे हो, तो उस चीज में क्या होता है सर कि वहां पे मतलब टर्मिनोलॉजीज है और उसे लर्न करना बहुत जरूरी है। ओके, यानी कुछ चैप्टर्स में फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा है तो उसे वैसे के वैसे लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ चैप्टर्स में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ज्यादा होती है। देखो आपका जो बोर्ड का पेपर बनेगा, बोर्ड का पेपर बनते वक्त ये सारी चीजें दिमाग में रखी जाती है। एक कॉमन बच्चे से लेके एक स्कॉलर बच्चे तक का उनको ग्रेडेशन करना है। सर एग्जाम बनी क्यों है? Yes. तो एग्जाम में हम लोगों को ग्रेड्स लाने हैं, है ना, कि ये बच्चा मतलब नंबर देख के बोलते हैं ना हम लोग, ये बच्चा बहुत सही है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा वीक है, तो ग्रेडेशन लाना है, तो उसमें डिफरेंस तो आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन सीधे पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाएंगे, रट्टा मार के जाओ, मार्क आने वाले हैं। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वहां पे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर लिखना है। तो हर चैप्टर का स्ट्रेटेजी अलग होता है सर। अभी रिप्रोडक्शन में बेटा डायग्राम और उस डायग्राम का जो भी एक्सप्लेनेशन है उसे पॉइंट वाइज करो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करना है, तो ओवरीज क्या है, है ना, फिर उसका स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन, उसका फंक्शन। फैलोपियन ट्यूब, उसका स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन, उसका फंक्शन। यूटेरस, उसका स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन, उसका फंक्शन। सही है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी इकोसिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, तो टर्मिनोलॉजीज याद करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा वहां पे आएंगे। ओके, तो चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपने जैसे बताया उसके ऊपर एक मैं थॉट बोलना चाहता हूँ, जैसे कि स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज अ डेथ है सर। राइट एकदम सही बात है सर। तो ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ इज अ लाइफ और वीकनेस इज अ डेथ है। तो आप लोग क्या बढ़ाना चाहते हो डिपेंड आपके ऊपर है। यस, नेक्स्ट सवाल है सर आपके लिए, एचएससी बोर्ड एग्जाम में डायग्राम का वेटेज काफी होता है। यस, तो परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, लेबल करने के लिए स्टूडेंट ने कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए तो कि ध्यान रहे? सर एक चीज है, बहुत बच्चे परेशान होते हैं डायग्राम्स को लेके। यस, मैं एक चीज बोलूंगा कि विदाउट प्रैक्टिस, है ना, यानी देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ओके, मैं कोई एक यूट्यूब का वीडियो देख लिया और मैं डायग्राम बनाना सीख गया, ये कभी नहीं हो सकता बेटा। तो पहले आप ये चीज पहले समझ लो। ओके, डायग्राम अगर आपको अच्छे निकालने हैं तो सबसे पहली चीज आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। ओके, हाँ, कुछ टेक्निक्स जरूर है। डायग्राम को आप सिंपल रखो, है ना, मतलब हर चीज उसमें दिखाने की कोशिश पहले इसमें मत करो। एक मस्त आउटलाइन निकालो। जैसे मेरे को हार्ट का स्ट्रक्चर निकालना है, तो हार्ट का पहले एक आउटलाइन निकालो।
एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, आपकी डायग्राम कितनी अच्छी है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम के सारे पार्ट्स क्लियर कट है, आपका जो मैसेज है वो क्लियर जा रहा है, आपने सारे लेबल अच्छे से दिए कि इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपको 12th पास करवाना है, आपको ड्राइंग की एग्जाम पास नहीं करवानी, ये पहले दिमाग में रखो। तो हार्ट का स्ट्रक्चर मैं अगर निकाल रहा हूं तो हार्ट की एक आउटलाइन निकालो, फिर उसके चेंबर्स दिखाओ, फिर उसके वॉल्स दिखाओ, फिर उसकी वॉल, है ना। तो ये चीजें आप करो। एक सिंपल आउटलाइन निकाल के उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने की पहली कोशिश करो। अगर आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा है तो फिर तो आप बहुत सही हो, लेकिन जिनका नहीं है उन्होंने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने ज्यादा चीज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन वहां से जा रही है क्या वो देखना ज्यादा जरूरी है सर उस केस में। नेक्स्ट है सवाल सर, एमएसटी सीटी बायोलॉजी सेक्शन में स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट ने कौन सी स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए? क्या होता है कि बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन है एमएसटी सीटी के लिए, यस, और 1.5 घंटे में 90 मिनट में सॉल्व करना है। बिल्कुल। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए किन चीजों पे फोकस करना चाहिए ताकि उनकी स्पीड बढ़ जाए? तो मैं इसके लिए सबसे पहली चीज आपको ये बताऊंगा, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हम लोग 330 340 वाले स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि बेटा ये तो कम है, और ऑब्वियसली कम है, 360 में से तो कम ही है। अच्छा। तो एक्यूरेसी और स्पीड ये दो चीज़ें हमारे जो सीईटी एग्जाम में बहुत मायने रखती है, और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सर, आप और मैं, मान लो आप मुझे कार सिखाने निकले हो, और आपने मस्त एकदम ड्राइवर सीट पे आप बैठ गए, मेरे को बोला कि अरे सर ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है, ये क्लच है, और ये देखो गाड़ी कैसे चल रही है। सर ने मुझे पूरा 50 किलोमीटर घुमा के लेके आ गए और नीचे उतरे और मेरे को बोला कि सर अब ये चाबी ले लो और ये गाड़ी, अभी आपको तो समझ में आ गया है ना, अभी yes. आपको तो अभी सब मालूम है, स्टीयरिंग मालूम है, ब्रेक मालूम है, क्लच मालूम है, एक्सेलरेटर मालूम है, अब निकलो सर आप अभी आप गाड़ी चला सकते हो। तो क्या मैं चला सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका रीजन ये है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मेरी दिमाग में सेट होने से, मैंने सुनने से और पढ़ाई करने से या रीडिंग करने से मेरा स्कोर कभी इंप्रूव नहीं हो सकता, मेरी एक्यूरेसी कभी नहीं बढ़ सकती। मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी प्रैक्टिस से। जब मैं खुद उस ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा, मैं खुद गाड़ी को स्टार्ट करके पहला गियर डालने की कोशिश करूंगा, मुझे पता चलेगा अरे यार सर जितना बोल रहे उतना आसान तो वो है नहीं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने बुक पढ़ लिया, मैंने एक चैप्टर को पढ़ने बैठा था, 2 घंटे में मैंने पढ़ के ख़त्म किया और अब मेरे मार्क बहुत भारी आने वाले, नहीं बेटा, ये गलती कभी मत करो। चैप्टर पढ़ के होने के बाद 100 MCQs निकालो, टाइमर लगाओ। हमेशा ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखो बेटा, कभी भी बुक में से आप आंसर की नहीं, मतलब आपने आंसर की नहीं देखनी चाहिए। आप कोई भी बुक उठा लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों ने, फिर पीछे आंसर देख लेते और उनको लगता है ये चैप्टर मेरा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चैप्टर पढ़ो, 100 MCQs का एक पेपर ले लो, सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करो 100 तक, पेशेंस रखना, 100 तक उसे सॉल्व करो। उसके बाद चेक करो आपकी कितनी गलतियां हुई है। जाके बुक में वो गलतियां देखो कि आपने क्या समझने में गलती की है वहां पे। अगर आपको डाउट है तो अपने टीचर से डाउट पूछो और उसके बाद आपकी इंप्रूवमेंट होती है। एक्यूरेसी ऐसी नहीं बढ़ेगी सर, मैं बुक पढ़ के गया और मैं बहुत एकदम मार्क लेके आ गया, नहीं होगा। प्रैक्टिस का खेल है सब। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस सर टाइम बाउंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, करेक्ट। टाइमर लगाओ, टाइमर लगाओ। हम लोग सर हमारे नीट के पेपर लेते, प्रैक्टिस पेपर 60 मिनट देते हैं सर हम बच्चों को। बायो के 90 MCQ सॉल्व करने के लिए हम लोग कितना मिनट देते? 60 मिनट। क्योंकि मुझे मालूम है सर, अगर मेरे बच्चे को नीट में स्कोर करना है तो बायो उसका 60 मिनट के अंदर सॉल्व करके खत्म होना चाहिए, ताकि बाकी सब। यस। तो ये स्पीड एक दिन में बढ़ेगी क्या? मैंने सोच लिया मैं आज ये कर देता हूं, होगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए मुझे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यस, प्रैक्टिस का खेल है सब कुछ। पूरा प्रैक्टिस का खेल है सर। नेक्स्ट है सर, HSC सिलेबस में जेनेटिक
बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी जैसे टॉपिक को समझने के लिए कॉमन स्टूडेंट डिफिकल्ट करते हैं, मतलब थोड़ा सा लगता है कि मुझे टफ जा रहा है। Yes. तो क्या उसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं क्या? कोई हेल्प कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जेनेटिक्स के तो ऐसे जबरदस्त ट्रिक्स है बेटा कि आप कोई बता सकते क्या tricks? यस, बिल्कुल बिल्कुल 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको एक डाइहाइब्रिड क्रॉस दिया है और आपको उसमें पूछा कि इसमें मोनोहाइब्रिड कितने आते हैं, इसमें प्योर लाइन कितने आते हैं, या डाइहाइब्रिड आने के चांसेस कितने हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या करोगे आप? पूरा टेबल सॉल्व करोगे? उसमें तो कम से कम 10 या 15 मिनट जा सकता है आपका। तो हमने उसका ट्रिक है 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। सर पुराने गाने सीधी सी बात है सीधी सी बात है बेटा, जब भी डाइहाइब्रिड क्रॉस आया ना तो इसे याद रखो 1 2 का 4। 1 क्या है? अगर आपको किसी ने पूछा कि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में प्योर लाइन प्रोजेनी आने का चांस कितना है, कोई भी एक उन्होंने देने दीजिए आपको। जैसे हम लोग टॉल राउंड का क्रॉस देख रहे, मान लो कैपिटल टी स्मॉल आर प्योर लाइन है, ये कितनी बार आएगा? बिंदास लिखो बेटा, एक बार आएगा, क्योंकि उसमें कोई हाइब्रिड है नहीं। अगर आपको किसी ने पूछा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कितनी बार आएगा? एक ही हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल आर तो होमोजाइगस है, 2 लिखो। और अगर आपको पूछा डाइहाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल आर, तो 4 बार लिखो। 1 2 का 4। प्योर एक बार ये आएगा, मोनोहाइब्रिड 2 बार आएगा। कोई भी मोनोहाइब्रिड देने दो, कोई भी बिना सोचे आंसर लिख देना। और डाइहाइब्रिड पूछा है तो वो 4 बार आएगा, 1 2 का 4। तो जेनेटिक्स में सर ऐसे इतने जबरदस्त आइडियाज हैं। ओके, मान लो आपको पेडिग्री के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को बहुत बार, तो पेडिग्री के क्वेश्चंस ऐसे सर डायग्राम देख के बता सकते हैं हम लोग कि ये रेसेसिव है, डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट या रेसेसिव पता चल गया तो वो एक्स लिंक है, ऑटोसोमल है, उसके ट्रिक्स होते हैं बेटा। और वो अगर आप अच्छे से करके चले जाओ, है ना। अब आप बोलोगे सर ये ट्रिक्स तो नेट पे कहीं पे नहीं मिल रहे, तो बेटा डीसीबी बायोलॉजी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सर हम लोग अच्छे ट्रिक्स देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हुआ, बच्चे अगर आपको बोलते हैं, तो हम लोग पीजीएमएन पे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पे भी आपको जेनेटिक्स के ट्रिक्स जरूर देंगे। यस, 1-2 वीडियो बनाएंगे अपन, बिल्कुल ताकि बच्चों को सबको हेल्प हो जाए। और सर का भी यूट्यूब चैनल है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं सर। उसमें नीट का ज्यादा, नीट की तैयारी कर रहे हैं, की तैयारी तो उसका भी डीसीबी ही नाम है क्या सर? डीसीबी बायोलॉजी हमारा नीट के लिए है, तो आप यूज भी कर सकते हो। यस, ठीक है। तो सर की भी हेल्प लेंगे अगर आपको चाहिए। देखो सर का नॉलेज अपने तो देख रहे भाई कि 1 2 का 4 1 2 का 4 है ना, माय नेम इज लखन, वो गाना याद आ रहा है मुझे अभी। तो सर ऐसे कुछ ट्रिक्स के कुछ वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिखो। उतने ज्यादा कमेंट रहेगी उतनी सर को एनर्जी मिलेगी, और सर भागते भागते इधर आएंगे उसी एनर्जी के साथ। जरूर सर। तो सर अगला नेक्स्ट सवाल है सर आपके लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जब करते हैं स्टूडेंट, उस समय माइक्रोस्कोप हैंडलिंग करना पड़ता है, स्लाइडिंग प्रिपरेशन होता है, तो किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए सर बच्चों ने? सर एक्चुअली स्लाइड प्रिपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि माइटोसिस के प्रैक्टिकल्स इस लेवल पे होते हैं सर नॉर्मली। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है बेटा। माइक्रोस्कोप नाम में ही है कि आप बहुत छोटी चीज़ देखने जा रहे हो। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ फिजिक्स में बोलते, तो वो 0.0005 टाइम लिखना पड़ेगा, 1 मतलब 6 टाइम लिखना पड़ेगा। इतना आप उसको छोटी लेवल पे जाके देख रहे हो। तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है सर स्लाइड प्रिपरेशन में कि आपकी स्लाइड ग्रीस फ्री होनी चाहिए। ग्रीस फ्री यानी उस पर एक छोटा सा दाग भी नहीं होना चाहिए, पार्टिकल भी नहीं रहने चाहिए। तो स्लाइड आप जितना अच्छा वॉश करोगे, उसे जितना अच्छा ड्राई करोगे, उतना उस स्लाइड पे आप जो भी स्टेनिंग मेथड्स वगैरह यूज़ करते हो वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। रही बात जब हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो आप कौन सा माइक्रोस्कोप आपके कॉलेज में यूज़ हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। मान लो मैं एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप अगर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, तो नेचर का लाइट लेके अगर करना है, तो लाइट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइक्रोस्कोप में। जितनी अच्छी आप लाइट एडजस्ट करोगे उतना अच्छा आपका स्लाइड दिखता है। और माइक्रोस्कोप हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब हैंडल विथ केयर। आप बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम लोग उसे समझ सकते हैं।
तो घर में जैसे हम लोगों को चीजें हैंडल करनी पड़ती है सर बीवी के सामने, वैसा माइक्रोस्कोप हैंडल करना पड़ता है, सोच समझ के हैंडल करना पड़ता है। जितना डेलिकेटली आप उसे हैंडल करोगे उतना आपका स्लाइड अच्छा दिखता है। यस तो ये सारी चीजें वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर। नेक्स्ट सर, एमएसटीसीडी बायोलॉजी में टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक के बीच में बैलेंस मेंटेन कैसे करें? जैसे कि होता है ना सर कि टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कुछ 11 के टॉपिक से, कुछ 12 के हैं, 12 के तो पूरे के पूरे है सिलेबस। तो सीडी में क्या होता है कि बच्चे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं। तो नॉलेज होने के साथ साथ आपने इसका आंसर दिया, इसलिए मैं आगे जाने वाला हूँ। यस क्या लेना है? नहीं मैंने तो बोला, मैंने पूरा एग्जांपल दे दिया, आंसर दिया है ऑलरेडी कि आपको पहले नॉलेज होना चाहिए बुक का, और बाद में 100 एमसीक्यूज लेके सर ने बोला है कि भाई 1 ही घंटे में सॉल्व करो उसे, ठीक है, 1.5 घंटे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ सर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्म को याद रखने के लिए स्टूडेंट को क्या कोई स्पेशल आइडिया है कि आपके पास कोई टेक्निक है क्या, या कोई शॉर्टकट ट्रिक्स है क्या जो कि वो फॉलो करे? शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे समय, क्योंकि समय बहुत कम है। बिल्कुल, मिनिमम समय, मैक्सिमम नंबर लेना है। तो अगर हम लोग टर्मिनोलॉजी की बात करें, मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें। मान लो आप इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे हो और उसमें आपको 15-16 टर्म्स कुछ दिए हुए हैं। जैसे आपको मतलब टर्म्स होते हैं कि जीन क्या है, नेक्स्ट होता है अलील क्या है, फिर डोमिनेंट है, फिर रेसेसिव है, फिर होमोजाइगस है, फिर हेट्रोजाइगस है, फिर प्योर लाइन है, फिर प्योनेट स्क्वायर है। ऐसे टर्म्स बहुत आपको दिए हुए हैं। तो टर्म्स का जो एक मतलब उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट, राइट, कि उस टर्म का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको डिजाइन करने के लिए पूरा स्टेटमेंट बना हुआ है। तो वो हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे जीन है, जीन इट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग एबिलिटी टू गेट इनहेरिट एंड एक्सप्रेस, है ना। आपको पूछा अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। देखो डेफिनेशन तो बड़ा बन जाता है, लेकिन उसका जो हार्ट है वो ये है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, किसी भी जीन का एक अल्टरनेटिव फॉर्म। आपको पूछा डोमिनेंट क्या होता है, सो अलील विच एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, राइट, जो अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो अगर आप किसी भी डेफिनेशन का वो जो मतलब क्रिस्प है उसे अगर दिमाग में सेट करोगे तो आपको लिखना बहुत आसान जाता है सर। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मान लो जैसे प्लांट ग्रोथ चैप्टर में इनको कुछ हार्मोन्स दिए हुए। तो जैसे आपको कभी किसी ने पूछा यार ऑक्सिन के रोल बता दो, तो यार उसके लिए न्यूमोनिक बनाओ। जैसे हमारे पास है, आदि ने सिंड्रेला को दिया रेड फ्लावर। सर एक बार रिपीट करो मुझे। आदि ने सिंड्रेला को दिया रेड फ्लावर, लेकिन 14 फरवरी को नहीं दिया था सर, क्रिसमस पर दिया था। सो ईडी फॉर अपाइकल डोमिनेंस, है ना, सिंड्रेला, सीडी फॉर सेल डिवीजन, है ना, पर फॉर पार्थेनोकार्पी, है ना, रेड फॉर आर फॉर रूटिंग, क्रिसमस फॉर जाइलम डिफरेंशिएशन। तो आप निमोनिक जितने बनाओगे बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सर इनको ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्बरलिन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है। अब पांचों में से किसी एक का तो कुछ ना कुछ सवाल आने वाला है सर। ये सीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि सीटी में आपको एक हार्मोन का नाम देंगे, बोलेंगे नीचे दिए गए कौन से रोल इसके है बताओ। तो उस टाइम पे ये सब हम लोग मतलब ब्लैंक हो जाते हैं कि यार सब मिक्स हो जाता है। जैसे जिब्बरलिन है, गब्बर याद रखो है ना, जी फॉर गन्ना ग्रेप गोभी। तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं यार गन्ना ग्रेप गोभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सीधा जिब्बरलिन टिक करके आ जा, कोई टेंशन नहीं है। ए फॉर एप्पल, बचपन से सुनते आ रहे हो आप, यानी एप्पल का जो शेप होता है ये जिब्बरलिन की वजह से हम लोग उसे ये कर सकते हैं। तो बी फॉर बोल्टिंग वगैरह, ऐसे अगर आप निमोनिक्स से अगर याद रखोगे ना तो वो चीज़ें बहुत आसान होती है सर। और मेन चीज़ ये होती है आप कंफ्यूज नहीं होते। आपका आंसर इतना टू द मार्क होता है ना कि पढ़ने वाले बंदे को समझ में आ जाता है कि अरे यार ये बंदे में ताकत है, और फिर उसके बाद मजा आ जाती है, राइट सर। आप इतने चीजें बता रहे बच्चों को, ये जो निमोनिक्स या कोई 1 2 का 4 मुझे याद हो गया वो दूसरा वाला याद होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं फिजिक्स का आदमी हूँ सर। नहीं अगर उसमें ऐसा होता मुकेश ने सिंड्रेला को दिया तो शायद आप याद कर लेते सर। अभी वो दिन चले गए। सही बात है। और सर मैं चाहता हूँ कि बच्चे ने अगर सही में कमेंट किए कि भाई हमको ऐसे निमोनिक्स जितने भी बायोलॉजी के हैं तो कोई वीडियो बनाओ, तो हम वीडियो बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए कमेंट होना चाहिए कि हाँ सर ओके
तो शायद मैं सर को कॉल करूं और सर ने लाइव या कोई वीडियो रिकॉर्डेड जो भी हो सकता है पॉसिबल, एज पर पॉसिबल हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे के नंबर बढ़ जावे। बिल्कुल। चलिए सर, नेक्स्ट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में कॉमन मिस्टेक जो बायोलॉजी आंसर लिखते वक्त करते हैं उनसे बचने के लिए क्या करें सर? कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते समय या लेबलिंग नहीं देते होंगे, जो भी आपको तो पता ही है, लेबलिंग नहीं दिया तो 1 मार्क जा सकता है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम सवाल आता है, तो डायग्राम ड्रॉ की तो 1 मार्क, लेबलिंग का 1 मार्क होता है, कम से कम 4 लेबलिंग करना पड़ती है, कंपलसरी है, बोर्ड का रूल है। तो ये रूल के हिसाब से अगर बच्चों ने कुछ मिस किया तो मार्क चले जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ ऑप्शंस बताएंगे क्या सर आप? स्पेसिफिकली बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं स्टेट बोर्ड के लिए, आपने एक बार उनको अच्छे से थरोली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो आप उसका एक मतलब, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरी दिमाग में एक आंसर डिज़ाइन हो जाना चाहिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो आपको एक एग्जाम्पल देना है, आपको एक क्रॉस लिखना है उसमें, और आपको ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलना है। अब सीधी सी बात है, जैसे मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नाम लिया, आपके दिमाग में कौन सा क्रॉस आना चाहिए? डायहाइब्रिड आना चाहिए। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब मुझे ये लॉ एक्सप्लेन करना है, तो पहले आप उस लॉ का बहुत मस्त स्टेटमेंट लिखो। उस स्टेटमेंट लिखने के बाद उसका एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल के बाद मस्त एकदम उसका टेबल ड्रॉ करो, प्यूनेट स्क्वायर, और उसके बाद नीचे जब आप पूरा एक्सप्लेन करोगे तो उसके बाद नीचे उसे कंक्लूड करो, राइट? तो ये आंसर लिखने का एक टेक्निक होता है। बच्चे क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं और जितना उनके दिमाग में सीधा मतलब खत्म करके आ जाते हैं। Okay. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक जोक बताता हूँ। हमारा एक दोस्त था, वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था सर। जब हम लोग ग्रेजुएशन को थे, पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था। तो हम लोग उसको बोलते थे यार तूने ये भी लिखा, ये भी लिखा। तो वो बोलता था कि यार मैं क्वेश्चन नहीं देखता हूँ, मुझे जो आंसर याद है वो मैं सब में लिख के आ जाता हूँ। तो ये चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारी दिमाग में उसका एक मतलब एक डिज़ाइन तैयार हो जाना चाहिए, उसका एक फ्लो होना चाहिए किसी भी आंसर का। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी बात तभी पसंद आएगी, या मुकेश सर मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको ये चीज़ें तभी पसंद आएगी जब वो एक फ्लो में है। अगर ये फ्लो नहीं रहा तो पढ़ने वाले को मज़ा नहीं आएगा, वो आपका पेपर अच्छे से चेक नहीं करेगा। तो इसलिए किसी भी आंसर का फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है, जो बच्चे नहीं करते। बच्चे सीधा मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस या कुछ पूछ लिया ऐसा लिख देते हैं, पूरा एक पैराग्राफ में ख़त्म कर देते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखो, उसका एक फ्लो होना चाहिए। किसी भी अनजान पढ़ने वाले आदमी को है ना, आपका पेपर देख के लगना चाहिए कि यार इसने लिखा कुछ बढ़िया है। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग एक बचपन में स्कूल में थे, कंपटीशन में गए थे सर, और कंपटीशन में हमारे साथ एक सर आए थे हमारी स्कूल से। तो स्पीच कंपटीशन था और वो इंग्लिश में था। तो मस्त एकदम सबके भाषण विषण हो गए, और फिर हम लोग दूसरे दिन जब स्कूल में गए तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने सबको बुलाया कि अरे वाह वाह आपको कुछ प्राइजेस मिले वगैरह वगैरह। तो हमारे एक सर थे, उनको उन्होंने पहले बुलाया था हमारे से पहले, और उनको पूछा कि अरे विनोद कैसे हुए अपने बच्चों के भाषण? तो विनोद सर ने बोला सर एकदम बढ़िया हुए, एकदम ज़बरदस्त हुए। बोले क्या क्या बोले अपने बच्चे अपने भाषण में, क्या क्या बोले? तो उन्होंने बोला सर वो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि वो सब इंग्लिश में था, लेकिन लोग तालियां बहुत बजा रहे थे। तो आप इमेजिन करो, जिसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है ना बेटा, उसको भी आपका फ्लो समझ में आना चाहिए। यस लिखो कुछ ऐसा लिखो कि फ्लो होना, उसको एक सीक्वेंस होना। सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट है सर, क्या आप बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन और जेनेटिक जैसे स्कोरिंग टॉपिक में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करना चाहिए और इसका सही अप्रोच क्या है स्टूडेंट का? मैं दोनों चैप्टर के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। देखो रिप्रोडक्शन की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या चाहे वो रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स हो या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हो, इस चैप्टर में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको जितनी अच्छी डायग्राम आएगी उतना अच्छा आप उसका आंसर लिखने वाले हो, एक्सप्लेनेशन। यस।
मान लो मेरी डायग्राम में ही मतलब कुछ चीज़ें रह गई है तो वो अपने आप उस सीक्वेंस में आंसर में नहीं आएगी। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिपरेशन करते वक्त है ना डायग्रामेटिक करो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर प्लांट्स की रिप्रोडक्शन में जब हम लोग देखते हैं तो एंथर का स्ट्रक्चर है ना, या फिर हमारा जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, उसके अंदर ओव्यूल है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, इसका डायग्राम अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको अपने आप उसका आंसर तैयार हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, ज़रूरी नहीं है कि बुकिश लैंग्वेज में ही हर चीज़ें रटनी चाहिए, लेकिन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जहाँ पे यूज़ करनी, जैसे स्टैमेन वर्ड यूज़ होना है ना, पिस्टिल वर्ड यूज़ होना है, फिलीफॉर्म apparatus, अभी इसकी जगह कोई दूसरा वर्ड नहीं ले सकता, लेकिन बाकी एक्सप्लेनेशन तो आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो आराम से। तो डायग्राम प्रिपेयर करते वक्त क्या हो जाता है, ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी अपने आप दिमाग में सेट होती है, क्योंकि डायग्राम में तो अलग नाम नहीं दे सकते ना मन से कोई, है ना, या उसको एक्सप्लेन किया हुआ वहाँ पे तो नहीं लिख सकते ना। तो एक्सप्लेनेशन दिमाग में होता है, टर्मिनोलॉजी हमारे मुंह पे होनी चाहिए, तो वो बहुत बढ़िया हो जाता है। रही बात जब हम लोग जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो जेनेटिक्स में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है तो स्टेप वाइज आंसर लिखना आपको आ जाएगा। अब उसमें आप जैसे अभी ट्रांसलेशन, आपको क्वेश्चन आ गया कि ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करना है बेटा आपको, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ट्रांसलेशन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, है ना। तो चार्जिंग ऑफ tRNA ये पहला स्टेप है। पहले tRNA पे अमाइनो एसिड तो लेके आ जाओ, फिर इनिशिएशन स्टेप लिखोगे आप, फिर इलोंगेशन लिखोगे, फिर टर्मिनेशन लिखोगे। अब इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। यस। और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करो। अब कॉन्सेप्ट दिमाग में है, इनिशिएशन वर्ड लिख दिया, मस्त अंडरलाइन करो और आगे का प्रोसेस लिखो। सबसे पहले क्या होगा, कौन सा सब यूनिट आके बाइंड होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है, फिर अमीनो एसिड tRNA आता है, फिर लार्ज सब यूनिट आता है। 3 स्टेप अगर बेटा आपने अच्छे से लिख दे तो आपको कौन मार्क नहीं देगा, मार्क देने ही पड़ेंगे सर, वो तो बात क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने पूरा पेज भर के लिखा हुआ है ट्रांसलेशन के बारे में, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने स्टेप सही से लिखे क्या, शायद उसको एक्सप्लेन आपने 2 लाइन में 3 लाइन में किया होगा हर एक स्टेप को, तो पेज तो अपना भरने वाला है। तो आप पेज कितना भरते हो ये कैलकुलेशन मत रखो, स्टेप पूरे लिख रहे हो क्या ये कैलकुलेशन रखो। नेक्स्ट है सर, प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर को रियल लाइफ एग्जाम के साथ पढ़ने से क्या ज़्यादा फायदा होता है, और इस एग्जाम में प्रिपरेशन करते समय हम लोगों को कोई फ़ायदा हो सकता है क्या ऐसे चीज़ों पे? देखो सर, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट मतलब जो हम लोग रियल लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं उसके साथ जब इसे रिलेट करते हैं ना, तो एक चीज़ है सर, मज़ा आता है। ओके। सबसे पहली चीज़ ये है, मज़ा आता है। अब बोर्ड एग्जाम्स में तो थ्योरेटिकल आंसर लिखने हैं, आपको शायद लिखने में थोड़ा बहुत बेनिफिट उससे हो जाए, लेकिन आपको अगर CET, नीट ऐसे एग्जाम देने हैं ना तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है सर। ओके। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब आता है ना तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमको उस क्वेश्चन के आंसर तक है ना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेके जाते हैं। करेक्ट है सर। क्योंकि वो चीज़ें रियल लाइफ एग्जाम्पल से जब हम लोग रिलेट करेंगे ना तो दिमाग में सेट होता है सर। यस। तो उससे बहुत मज़ा आता है। मैं ये चीज़ आपको कहूँगा, एक बोर्ड एग्जाम में उसका फ़ायदा कितना होगा, राइट, कि आंसर लिखने में थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा और CET और नीट एग्जाम में यस आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है सर, HSC बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी सिलेबस को रिवीजन करने से सबसे इफिशियंसी तरीका कौन सा है? मतलब होता है ना, अभी कुछ कुछ बच्चों के समझो 15 चैप्टर है, राइट, 10 हो गए, मराठी में कहावत है ना, पुढे पाटन मागे सर सपाट। हाँ तो उससे बचना है हम लोगों को। यस। और ऐसे समय क्या शॉर्टकट रिवीजन की कोई टेक्निक आपके पास है क्या? बिल्कुल, शॉर्टकट नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। कैसे? एक चीज़ हमेशा याद रखो बेटा, किसी भी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करने का तरीका क्या होता है कि आपका रिवीजन का प्लान होना चाहिए। प्रिपरेशन की प्लान में रिवीजन जब तक इंक्लूड नहीं करोगे आपका प्रिपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, हायर एंड लोअर प्लांट्स। मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया
और अब मैं सीधा दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, 15वें दिन 15वां चैप्टर अगर करने जाऊंगा तो तब तक मैं फर्स्ट तो भूलने ही वाला हूँ। अब इसमें होता क्या, मैं बहुत बार बच्चों को बोलता हूँ कि आपकी मेहनत को खराब करने वाले आप खुद हो। यस, करेक्ट है, होता है। बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं सर, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि वो रिवीजन का प्लान नहीं करते और इसी के कारण वो उनका कॉन्फिडेंस लूज भी होता है सर। ये चीज आप हमेशा याद रखो। हमेशा पढ़ाई कैसे करो बेटा, मैंने फर्स्ट टॉपिक कर लिया, राइट, मैंने सेकंड टॉपिक कर लिया, तीसरे दिन आप पहले दोनों टॉपिक को रिवाइज करो कम से कम समय में। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप ये चीज करके देखो बेटा। आज मैंने मान लो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहा हूं, मुझे 3 घंटा लग गया सर। ओके। मैं फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा हूं, मुझे उस चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटा लगा है। मैं दूसरे दिन दूसरा चैप्टर प्रिपेयर कर रहा हूं, उसको भी 3 घंटा लगा है। तीसरे दिन जब मैं उसका रिवीजन करता हूं ना सर, तो वो 1.5 घंटे में हो जाता है। ओके। क्योंकि मैंने उसे परसों ही पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, मैंने उसे पढ़ा हुआ है, तो उसे रिवाइज करना बहुत इजी हो जाता है। मान लो आपने पुष्पा 2 पिक्चर देख ली मैं अब भी अगर पिक्चर देख के आ गया ना बाहर, तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। यस। लेकिन वही स्टोरी अगर आपने मुझे 15 दिन बाद अगर पूछी, पहले दिन अगर आपने पूछ लिया, तो कम से कम मैं आपको 30 मिनट वो स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। ओके। कम से कम 30 मिनट। लेकिन वही आप अगर मुझे 15 दिन बाद अगर पूछोगे, तो वो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी सर स्टोरी क्योंकि उस टाइम तक मेरे को सिर्फ पुष्पा, श्रीवल्ली, डिश डिश डिश, बात खत्म, इतना ही। लेकिन पहले दिन अगर आप पूछोगे ना, तो मुझे हर एक चीज अच्छे से याद होती है। यस। तो हमेशा रिवीजन का प्लान ऐसा बनाओ बेटा, ये हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है। कुछ बच्चों ने 2 दिन के बाद पीछे पढ़ा हुआ रिवाइज करना चाहिए, कुछ बच्चों ने 4 दिन के बाद करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा सर। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आपको जब भी प्लान कर रहे हो, तो इसमें 3 चीजें याद रखो। समझो लेक्चर कर रहे, कोई कोचिंग हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, या ऑनलाइन हो सकता है बच्चा, वो एक टाइम हो गया। अरे, दूसरी सेल्फ स्टडी, और तीसरा रिवीजन। यस। फिर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है, तो भले आप 4 घंटे सेल्फ स्टडी 5 घंटे करें, लेकिन 2 घंटे का टाइम आपको देना ही है। सब सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, सब सब्जेक्ट, भले वो आधा घंटा हो, 2 घंटे हो सकता है, कई सब्जेक्ट का एक चैप्टर भी कवर कर सकते हो। बिल्कुल। तो रिवीजन का टाइम कोई भी हालत में आपके साथ होना ही होना, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। मैंने जैसे बताया, पोड़े पाट मांगे सपाट, बहुत दिक्कत होती है, और इससे कॉन्फिडेंस लूज भी होता है। अगर अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, तो इसके लिए ऑप्शंस है कि भाई रेगुलर रिवीजन करो। हर चैप्टर पढ़ने के बाद आगे जैसे जाते हो, पीछे का रिवीजन का प्लान उसमें रखो, तभी मजा आएगा। नेक्स्ट सर, स्टूडेंट को इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जैसे लेंथी चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट और की पॉइंट पर फोकस करने के लिए कोई प्लान है क्या आपके पास ऐसे? बिल्कुल सर, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ता है बेटा, क्योंकि उस चैप्टर्स में फैक्ट्स है, उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको आ जाते हैं, लेकिन फैक्चुअल जो चीज़ें हैं और टर्मिनोलॉजी, उसे लर्न करना पड़ेगा सर उस चैप्टर्स में, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं सर। सीधे 2 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है उस चैप्टर्स में। नेक्स्ट सवाल है सर कि HSC बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और नीटनेस का कितना असर होता है, और उसको कैसे इम्प्रूवमेंट करें? एक तो टाइम मैनेजमेंट और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, तुम जितना चाहो उतना लिख सकते हो। लेकिन उतना लिखने से, जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन है या 3 मार्क का क्वेश्चन पकड़ रहा हो, आपने 10 पेजेस लिखे, तो उसको 20 थोड़ी देने वाले आप उसको तो 3 ही नंबर देना है उसको। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि कितना लिखना है और कितना नहीं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर सर? इस चीज़ के लिए बच्चों ने एक चीज़ करनी चाहिए सर, मॉडल आंसर शीट्स जो होते हैं, वो उन्होंने एक बार देखनी चाहिए। और दूसरी, मैं जो पहले से बता रहा हूँ, आपने अगर पॉइंट वाइज अगर लिखा ना, तो आपका आंसर कभी लेंदी नहीं बनते जाता है। टू द मार्क होता है, और मार्क भी इजीली मिलते हैं। तो वो आप अगर टाइम बाउंड अगर करना है आपको, तो 2 चीज़ें कि आप आंसर को चिपके रहो, फोकस्ड रहो, इधर उधर मत घूमो।
मतलब लिखने जा रहे, कुछ भी लिख रहे, शुरू में कुछ याद नहीं आ रहा है इसलिए कुछ भी फेंक रहे हो, और एंड में आपको याद आ गया अरे यार इसमें मैंने ये लिखना रह गया, वो लिखना रह गया, तो उसका इंप्रेशन भी गलत जाता है बेटा। तो वो नहीं करना चाहिए। आपने प्रॉपर स्पेसिफिक आंसर लिखो, पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे किसी भी एक चीज़ को रिप्रेजेंट करो, 2 लाइन 3 लाइन के अंदर वो खत्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उसी आंसर का लिख रहे हो, वो 2-3 लाइन में, तो अपने आप चीज़ें होती है सर। टाइम भी बचता है और नीटनेस अपने आप आ जाता है, है ना। अब नेक्स्ट चीज़ ये है, यस, अब टाइम मैनेजमेंट के लिए आपने क्या करना चाहिए, तो प्रैक्टिस पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो साथ में घड़ी लेके बैठो और कितने टाइम में आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ख़त्म हो रहा है ये देखो। शुरू के 2-3 पेपर में आपको प्रॉब्लम आएंगे, धीरे धीरे क्या होता है 4th 5th पेपर आप जब सॉल्व कर रहे हो प्रैक्टिस पेपर, तो तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि मुझे कौन से आंसर को कितना खींचना है, तो वो अपने आप हो जाता है सर बच्चों का। नेक्स्ट सवाल है सर, जैसे कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए, क्योंकि क्या है जैसे कि कुछ बच्चे नीट कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, BHMS, BMS, MBBS, MD, MS जो भी कर रहे हैं, है ना, तो बायोलॉजी के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो लाइफ टाइम काम आ जावे। बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए स्टूडेंट को डायग्राम और फ्लो चार्ट का यूज़ कैसे करना चाहिए? कोई फ्लो चार्ट हो सकता है क्या भाई? उस फ्लो चार्ट से बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये मुझे पूरा याद है, जैसे अभी आपने 1-2 का 4 बोला है। यस यस। तो ऐसे कुछ बता सकते हैं सर? फ्लो चार्ट आप अगर तैयार करते हो ना बेटा, तो बहुत मज़ा आता है उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट करने में। मैंने आपको पहले भी बोला कि किसी भी चीज़ का अगर फ्लो है तो वो सबको समझने में बहुत आसान होता है, तो आपको भी समझने में आसान होगा। जैसे आपकी प्लांट वाटर रिलेशन में जैसे शुगर ट्रांसपोर्ट एक पॉइंट है, तो शुगर ट्रांसपोर्ट अगर आप ऐसे थेरोटिकली पढ़ते हो ना, तो आपको वो दिमाग में कभी नहीं घुसेगा। लेकिन अगर आप ऐसा उसे लर्न करते हो कि यार सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना है, फिर उसका सुक्रोज बना है, फिर वो सुक्रोज कॉम्पेनियन सेल्स के पास आया है, फिर वहाँ से सिव ट्यूब्स में गया है, फिर बाजू से पानी आया है, फिर वहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट तैयार हुआ है, फिर वो मूव हो रहा है। तो अगर मैं ऐसे स्टेप वाइज अगर उस चीज़ों को लिखता हूँ, है ना, एरो देके आराम से अगर उसे लिखता हो, तो आपकी वो चीज़ें जो होती है वो दिमाग में एकदम सेट होती है, क्योंकि फ्लो हमेशा, क्योंकि उसमें एक लॉजिक होता है सर। अगर किसी चीज़ का फ्लो चार्ट नहीं बना रहे हो ना, तो उसका लॉजिक नहीं रहेगा, फिर वो रट्टा हो गया। फ्लो चार्ट अगर बनाओगे तो उसका लॉजिक होता है कि अरे पहले ये बनाए, फिर उसके बाद ये बनाए, फिर इसके बाद ये बनाए, फिर इसके बाद ये। तो उसमें बहुत बार ऐसे होता है सर कि लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर। अच्छा, मान लो अगर मैं रट्टा मार रहा हूँ तो फिर वो वैसे नहीं होता है। फिर रट्टा अगर मारने लग गए तो आप भूलने ही वाले हो सर। कोई भी चीज़ हो, मैं लर्न कर रहा हूँ तो वो मैं आज नहीं तो कल भूलने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग रोबोट तो है नहीं। तो इसलिए ये चीज़ है कि आप फ्लो चार्ट जितना अच्छे से बनाते हो बेटा, उतनी चीज़ें लॉन्ग टर्म आप याद करोगे, ज़रूर करोगे। एक लास्ट का सवाल है सर आपके लिए, Yes. जो कि आपने बोला भी था कि पॉइंट वाइज जाना है तो क्वेश्चंस वाइज जाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। Yes, वैसे हमने भी इसके अंदर शायद अगर ये फ्लो नहीं होता तो आपको भी ये पॉडकास्ट सुनने में उतना मजा नहीं आता। जैसे कि मैं और सर बात कर रहे थे कि सर बोल रहे थे सर अपन ऐसे ही चर्चा करते बैठेंगे। मैंने बोला सर चर्चा तो करेंगे, कोई बात नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बाकी था और क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कभी कभी होता है ना फ्लो में। सर अभी देखो कितने मोटिवेशन के साथ है, और आपको बता दूं सर कंटिन्यू कोचिंग लेके आ रहे हैं और उसके बाद दोपहर में ये हो रहा है, मतलब 2 के बाद 2 बजे तक कोचिंग, 2 के बाद ये कंटिन्यू हमारा चल रहा है सेशन। तो आप सर के अंदर की एनर्जी को देख सकते हो। बहुत ही एवरग्रीन बोलते हैं वैसे सर हमारे। थैंक यू सर, एग्जाम डे पर ट्रेस को मैनेज करके मैक्सिमम परफॉर्म देने के लिए स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे? क्योंकि क्या होता है सर, इस समय पढ़ाई कम, टेंशन ज़्यादा होता है। और टेंशन के मारे पढ़ाई नहीं होती है, तो टेंशन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मैं तो हमेशा बोलते रहता हूँ बच्चों कि भाई टेंशन तभी कम होगा कि आप इतना काम करो, इतना काम करो कि वो टेंशन वर्ड ही रिमूव हो जाए हमारे डिक्शनरी से। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ आपको सजेशन देना है सर? सर आपने तो आपके क्वेश्चन पूछने में ही बहुत कुछ बता दिया है। हमारा कल्चर ये बोलता है सर, कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। यस। हम लोगों को डर क्यों लगता है?
क्योंकि डर है कुछ खोने का। यस, सही है कि यार मैं अगर कुछ गलती कर दूँ तो शायद मेरे नंबर कम आ जाएंगे। आपको डर है यार मैंने ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके आया, उसी के क्वेश्चंस अगर ज़्यादा आ गए तो क्या होगा। तो इसलिए हम लोग डरते हैं बेटा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको एग्ज़ाम के दिन अगर डरना नहीं है, आप पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो अब भी काम को लग जाओ आप। हमेशा याद रखो कोई भी दिन वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं होता है, आपने उसके पहले क्या क्या किया है ना, वो सारी चीज़ें याद दिलाने वाला वो दिन होता है सर। यस, पूरे साल भर में आपने कितनी ऐश की है, पूरे साल भर में आपने कितने लेक्चर बंक किए हैं, पूरे साल भर ने आपने आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को कितना उल्लू बनाया है, ये सारी चीज़ें याद दिलाता है वो दिन। तो टेंशन में वही रहेगा सर जिसका प्रिपरेशन कम है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि स्ट्रेस क्यों आता है। तो स्ट्रेस ये इसका होता है कि मेरे नंबर कितने आएंगे। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा जब अपना काम हो जाए, यस, तो वो सारी चीज़ें है ना अपने भगवान पे छोड़ दो, हमेशा वो चीज़ों को छोड़ दो। मैंने मेरा काम सही से किया है ना, तो बात ख़त्म हो गई बेटा। आप बिंदास्त एग्ज़ाम को जाओ, आप एकदम डीप ब्रीथ लेके एग्ज़ाम को बैठ जाओ। पहले ये चीज़ें बच्चे बहुत गलती करते हैं। हम लोग हमेशा बच्चों को एग्ज़ाम के एक दिन पहले बोलते हैं, मान लो मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप इमेजिन करो मैं हर क्वेश्चन के बाद 2 सेकंड के बाद आपको आंसर कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, किसी भी चीज़ को अगर आप बिना सोचे समझे उस चीज़ में अगर घुस गए तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे गलती होती है टेंशन बढ़ता है, जैसे टेंशन बढ़ता है हम लोग और गलतियाँ करते हैं। तो हमेशा पेपर का दिन जो होता है, मॉर्निंग में मान लो आपका 10 बजे पेपर है, तो 8 बजे पढ़ाई करना बंद कर दो बेटा, और एकदम कूल रहो। आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, इसलिए अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर को जब भी हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, तो कभी घाई मत करो उसे पढ़ने की या समझने की। आराम से 2-5 सेकेंड टाइम लो, डीप ब्रीथ लो, क्वेश्चन पेपर को देखो, और पहले स्टार्टिंग हमेशा धीरे धीरे करो। क्वेश्चन को अच्छे से देख के आंसर को ये करो, क्योंकि इनिशियली अगर बच्चे गलती कर देना सर, तो वो फिर एंड तक वो स्ट्रेस में रहते हैं। करेक्ट। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे पहली चीज़ अभी से तैयारी करो। दूसरी चीज़, अभी से अगर तैयारी की है तो उस दिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसमें मैं और एक चीज़ मतलब आपको बोलूँगा सर, बच्चे हैं, गलती या तो होती ही है, लेकिन शायद आज का ये पॉडकास्ट देख के बच्चे गलती करना रोकेंगे, और इसमें से कुछ बच्चे अगर आज से भी अगर पढ़ाई को लग गए तो बायो में वो ज़रूर अच्छे नंबर लाएंगे सर। और सवाल है आपके लिए। हाँ बोलिए सर। आपको काम करना है कभी, बताइए सर। बॉटनी और जू। यस। बॉटनी के फटाफट मतलब बिना टाइम वेस्टेज करते हुए डायग्राम कौन सी इंपॉर्टेंट है बताना है फटाफट। सीधा सर आप रिप्रोडक्शन से डायग्राम को स्टार्ट करो। एंथर, आपका पोलन ग्रेन, ओके, उसके बाद आपका फीमेल गैमेटोफाइट का जो डायग्राम होता है, आपका ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस जिसमें 1 मियोसिस 3 माइटोसिस वाला जो डायग्राम है, डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्म का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अगर हम लोग चले जाएंगे तो उस चैप्टर में आपका डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का प्यूनेट स्क्वायर और तीनों लॉज लर्न करना बहुत ज़रूरी है। उस चैप्टर में क्रोमोसोम के डायग्राम हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेडिग्री के कुछ 2 डायग्राम्स है, वो हमें करना बहुत ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हम लोग आते हैं तो आपको रेप्लिकेशन फोर्क का डायग्राम हो गया, आपका tRNA का डायग्राम हो गया, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन का डायग्राम हो गया, आपका ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो PCR बायोटेक्नोलॉजी में आपको दिया है, वो भी एक यहीं पे अगर आप प्रिपेयर करते हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में हम लोगों को ज़्यादा डायग्रामेटिक जानने से ज़्यादा अच्छा है कि कंपैरेटिव पे फोकस करना चाहिए, और फ्लो चार्ट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में हम लोगों ने बनाने चाहिए। प्लांट वाटर रिलेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो आपका जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना,
तो वो उसका जो डायग्राम आपको दिया हुआ है वो डायग्राम आपको बहुत ज़रूरी है। एंडोडर्मिस में क्या होता है वो याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सच ऐसे डायग्राम्स नहीं, लेकिन आपको सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का पॉइंट वाइज सारी चीजें याद ओनली करना डायग्राम बहुत बताना जरूरी है इसमें ना? इंपॉर्टेंट डायग्राम बताना है बस। यस, तो अभी मैंने इतने सारे जो डायग्राम्स बताए सर, हाँ, है ना, उसके बाद आप रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन में जब जाते हो तो हार्ट का डायग्राम और उनका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं तो पीसीआर का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है वो हमें इंपॉर्टेंट है। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में आपको ये जो दिया है बायोगैस का वो डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम इकोलॉजी में और एनवायरमेंटल इश्यूज में पिरामिड्स का प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के जो पाथवे दिए हुए हैं आपको, ये डायग्राम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब 20 से 25 डायग्राम तो आपने बता दिया। यस 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 तो इतने डायग्राम करने से बच्चों मैं बता देता हूं आपको, ड्रॉ द लेबल डायग्राम एक तो सवाल आता है, नंबर 1। नंबर 2, हर क्वेश्चन लिखना है तो डायग्राम है ही है। यस, मतलब करीब करीब 12 से 15 तक आपके नंबर बढ़ सकते हैं बच्चों इस डायग्राम के थ्रू। ओनली डायग्राम ड्रॉ करने से बच्चा एकदम आराम से प्रिपेयर पास हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 30 मार्क प्रैक्टिकल के, 15 मार्क इधर के, भाई पप्पू पास हो गया। ये तो हो गया सर इंपॉर्टेंट डायग्राम। यस, इसके अलावा आपको कौन से सवाल लगता है? जैसे अभी बता दिया AK-47 खट 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 खट, वैसे एक बार खट 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 बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं आपको। बिल्कुल सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में अगर हम लोग जाएंगे तो आपको पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला एक क्वेश्चन है, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ओव्यूल का स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों को करना है। पोलिनेशन के जो भी डेफिनेशंस है वो अच्छे से करके जाओ क्योंकि उस पर एक मस्त क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ये क्वेश्चन हमें करना है। आप रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में जब भी जाते हो तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मैंने डायग्राम बोला है, तो उसको विद एक्सप्लेनेशन लिखना भी आता है। आपने एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर अच्छे से प्रिपेयर किया ना तो बेटा आप उसमें 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे आपको स्पर्म का क्वेश्चन आ गया तो आप स्पर्म के डिटेल्स उसमें लिख सकते हो, आपको टेस्टिस का क्वेश्चन आ गया तो आप टेस्टिस का पूरा लिख सकते हो। तो बड़े क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर करोगे तो छोटे अपने आप हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव में भी आपको सिर्फ ओवरीज का क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ आपको यूटेरस के फंक्शंस आ सकते हैं, आपको सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटलिया के फंक्शंस आ सकते हैं। तो ये ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओवम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन में जब भी आप जाते हो तो पहले मैंने आपको क्रॉसेस के बारे में बोला, लेकिन इसमें अभी प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन करना, एक्स और वाई क्रोमोसोम में जो डिफरेंसेस है उसे एक्सप्लेन करना, एक्स लिंक डिसऑर्डर्स जो भी आपको दिए हुए हैं या ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स आपको दिए हुए हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ये तो एक्स लिंक हो गया। आपको कलर ब्लाइंडनेस एक्सप्लेन करने को आ जाता है, आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछते हैं, आपको क्लेनफिल्टर के बारे में पूछते हैं, टर्नर्स के बारे में पूछते हैं। उसके आगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में आपको सारे जो भी हमारे डिसेंडेंट्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यार और उनके क्रैनियल कैपेसिटी याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। उसके अलावा उसमें जीन फ्लो है, राइट। तो ये जो जेनेटिक्स के बारे में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में जो दिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन के थ्योरीज ये आपको करके जाना है। प्लांट वाटर रिलेशन में जब भी हम लोग जाते हैं तो आपको वाटर के कौन से टाइप्स है और उसके पाथवे जो है हम लोगों को एक्सप्लेन करने को आ जाते हैं। प्लांट ग्रोथ में मैंने आपको हार्मोन्स बताया, आपको ऑक्सिन का क्वेश्चन आएगा, जिब्बरलिन का आएगा, साइटोकाइनिन का आएगा, एब्सिसिक एसिड का आएगा, इथाइलिन बहुत बार आपको एक्सप्लेन करने को पूछते हैं क्योंकि उसके नंबर ऑफ रोल्स वहाँ पे हम लोगों को लिखने पड़ते हैं। आप रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन में जब भी जाते हो तो सर्कुलेशन में आपको जैसे मैकेनिज्म है, हार्ट का कैसे फ्लो है या उसका सिक्वेंस है, या फिर आपको उनके वॉल के बारे में पूछ लिया, आपको उसके नोड्स के बारे में पूछ लिया, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें सारे हार्मोन्स के फंक्शन हमारे लिए दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। वैसे भी उस चैप्टर को वेटेज बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके जो प्रोडक्ट्स है, मैच द पेयर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस, या फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या काम का है, या फिर ये प्रोडक्ट के लिए क्या प्रोसेस है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को बहुत आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जब भी हम लोग जाते हैं तो पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस पे क्वेश्चन बनते हैं सर। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे क्वेश्चन आ गया, सिर्फ वेक्टर पे क्वेश्चन आ गया, सिर्फ पीसीआर मशीन पे क्वेश्चन आ गया, पीसीआर के एप्लीकेशन पूछ ले, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर आपको पूछ लिया, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज में टर्मिनोलॉजी जितने भी आएंगे, है ना, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो ये क्वेश्चंस इनको करने पड़ेंगे। मतलब बच्चों, आपको सर ने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया, अगर ये करोगे तो मुझे लगता है कि आप मैक्स टू मैक्स पेपर कवर कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमारा मकसद ये है कि भाई इस साल कोई चीज भी करो, ये सब पॉडकास्ट इसीलिए बनाए जा रहे हैं जो कि आपका स्कोर बढ़ाने के लिए। यस। तो सिर्फ बच्चों के लिए मैं 2 लाइनें कहूंगा सर। यस सर। मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले नहीं। वाह वाह, Yes. जबरदस्त सर। तो अब तक आप, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आप गुमराह थे, तो अभी भटक कर अगर आप यहाँ पे आए हो, अगर हमको सुना है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बेटा। अब की बार 100 के पार तो नहीं जा सकते, लेकिन 100 जरूर लेके आ सकते हो, Yes. ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सर। 100% आएंगे। और बच्चे मुझे लगता है कि कमेंट भी करने वाले कि सर हमको और Yes. गाइडेंस चाहिए। जैसे मैंने आपको जो बीच में 1 2 का 4 जो भी बताया अपने निमोनिक Yes. जो भी बता रहे थे, तो शायद बच्चों इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आज के सेशन में हम लोग एक थोड़ा सा रिव्यू देते हैं सर हमेशा, तो आज के सेशन में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डायग्राम नोट डाउन जरूर करिए। अब अपनी पेन, नोटबुक या टेक्स्ट बुक उठा के उसके ऊपर राइट मारना है, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करना है। डायग्राम आपका बायोलॉजी का मेन हार्ट है, अगर वो समझ में आया तो आप अपना बाकी का फंक्शन जो है पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, पैराग्राफ मत लिखो, ताकि इससे लॉस हो सकता है। आपको क्या अवॉइड करना है, तो सर ने बताया कि भाई पैराग्राफ वाइज बड़े बड़ा आंसर मत लिखो, पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वर्ड है उनके ऊपर फोकस करिए, और आपकी ओन लैंग्वेज में अगर आप पेपर लिखोगे तो भी चलेगा, आपके नंबर कट नहीं होने वाले हैं। इसके साथ में कुछ निमोनिक्स है जो सर ने बताया, वो आप लोगों को यूज करते हुए आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसे ही सेशन अरेंज करने के लिए स्पेशली अगर कमेंट करोगे तो जरूर हम लोग यहाँ पे दोबारा सर को इन्वाइट करेंगे। आपकी बार 90 नहीं, सर ने वादा किया है 100 के 100 लेना है। तो कौन कौन तैयार है देखते हैं नीचे कॉमेंट में। तब तक करते हैं बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय। थैंक यू।